आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम, जयपुर एंड कोलकाता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के अगर हम एरा की बात करें, डिजिटल एरा या एआई एरा को भी हम कह सकते हैं कि एक एआई एरा है। तो आज के टाइम पे अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, जो लिखित में कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत ईजी हो चुका है। आप आज चाहें एआई के थ्रू आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं, किसी से शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम जब बातचीत की बात करते हैं तो वो एआई अभी हाल फिलहाल हमारे लिए उतना कारगर नहीं हो पा रहा, हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रोबोट्स करते हैं, लेकिन हम खुद अगर हम बात करें तो हमें खुद में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा या करने की ज़रूरत है। और जब हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड एक टर्म हम लोग ज़रूर काम में लेते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कितने लोग इस टर्म से और बहुत वेल वर्स्ड है कि हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स एक टर्म होता है? हाथ खड़ा करें प्लीज़, कि हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स एक टर्म होता है, लगभग सबको पता है। एक ऐसी स्किल जो आई थिंक वर्ल्ड वाइड जानी जाती है, वर्ल्ड वाइड जिसकी ज़रूरत भी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स हमें क्या बताता है कि आप इफेक्टिवली अपनी जो थॉट्स हैं वो किसी से कम्युनिकेट करें, उसको एक्सप्रेस करें, और जिससे कि आपकी जो बात है वो अगला इफेक्टिवली समझ पाए। आप अपनी बात इफेक्टिवली समझाने की कोशिश करते हैं, अगला वो इफेक्टिवली समझ पाए और आपकी बात पे वो रिस्पॉन्ड करें, यानी आपको फीडबैक दें। ये बहुत ज़रूरी आज के टाइम पे है। और साथ ही साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को आप एक्सप्रेस करें, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपके थॉट्स, आपके इमोशन आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर। तो आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन एक्सप्रेसिव हो, थॉटफुल हो, और ये बैरियर दूर कहीं ना कहीं किया जाए। तो इस थॉट के लिए एक बार तालियां प्लीज़ जोरदार वाली हो जाएं। अब थॉट पे जैसे हमने एक्सप्रेशन दिया तालियों के थ्रू, ऐसे ही हमें एक्सप्रेशन देना है अभी हमारे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस यहां से आएंगे, आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अगर आप आंसर देने में इंटरेस्टेड है तो आप हाथ खड़ा करेंगे, तो एक तरह का कम्युनिकेशन होगा वो, कि मैं आपके पास आऊं और आप मुझे उसका आंसर दें। लेकिन जितना आप एग्रेसिवली या कॉन्फिडेंटली हाथ खड़ा करेंगे तो आप मुझे ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे कि आप वहां पर मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो सीक्रेट मैंने रिवील कर दिया है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की तरफ, यानी सवालों की तरफ। तो तैयार है हम सब? yes, तैयार है हम सब? yes, तो एक बार तालियां जोरदार वाली जाए, कम ऑन। तो चलिए, मेरे पहले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। सवाल ध्यान से आपको सुनना है, जवाब पूरा देना है। पूरा अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं सवाल पास ऑन कर दूंगा। मेरा पहला सवाल जो आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं हिस्ट्री से सवाल ले रहा हूं। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? आपको मुझे डेट भी बतानी है और ईयर भी बताना है, और ऑफ कोर्स डेट बताएंगे तो मुझे मंथ भी बताना है आपको जी। तो मैं किससे पूछूं, कौन जवाब देना चाहे? कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करिए तो पता चलेगा। हाँ बोले, ये यहाँ से। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी। 10 मई 1857, ये इसमें मंगल पांडे को जो 31 इन्फेंट्री थी उसके अंदर वो जो पॉर्क और उसका कुछ यूज़ करने के लिए, तो वो उन्होंने मना कर दिया था और उस पर उन्होंने फायरिंग कर दी थी ब्रिटिश आर्मी के ऊपर, तो उसी को पहली क्रांति कहते हैं। अच्छा ठीक है, अपना नाम बताइए। दिलखुश मीना। दिल खुश कर दिया आपने पूरा, इतना डिटेल आंसर के साथ में। तालियां इनकी प्लीज जोरदार वाली हो जाए। जवाब इन डिटेल में दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको जवाब की ब्रीफिंग भी दूंगा। मेरा जो सवाल था वो ये था कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई। आपने जवाब ये वाला पार्ट बिल्कुल सही दिया है, वो है 10 मई 1857, 1857। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 10 मई 1857 को जब ये संग्राम शुरुआत हुई, ये मेरठ से हुई थी। शहर कौन सा था? मेरठ। और इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह संग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है, कहा जाता है, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की नींव रखी थी, जिससे कि हम लड़ें और ब्रिटिशर्स को बोलें कि आप भारत से एग्जिट करें। प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाएं संग्राम के लिए, सभी के लिए।
अच्छा, आम तौर पे हम आए दिन देखते रहते हैं कि आज चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं बात करूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, या हम अगर हमारी बात भी करें तो कहीं ना कहीं एक जो जज्बा है आत्मनिर्भर होने का, कि हम आत्मनिर्भर हो, हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करें लेकिन इंपोर्ट कम करें, तो उसी पहल या उसी तरफ, उसी दिशा में एक और बेंचमार्क स्थापित हुआ है। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। आपको मुझे बताना है कि भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल कौन सा है? स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल आपको मुझे बताना है कौन सा है। हाथ खड़े हो चुके हैं। इधर से मैं आता हूं, किसके पास आऊं? हम बस आप खड़े होने वाले हो, आप अगर मैं नहीं आया तो चलो मैं आपके पास आया हूं जी। थोड़ा सा ऊपर करें माइक को जी। NASMSR नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। अरे वाह, नाम बताइए अपना। विजय कुमार यादव। विजय जी, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है इनका। सही जवाब है, तालियां बजिए, सही जवाब है, तालियां बजिए। विजय जी इसी बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने जवाब दे दिया, तो पुरस्कार तक उनका ध्यान नहीं था, बैठने लगे थे। फिर मैंने कहा नहीं, पुरस्कार भी बनता है, पूरा आपने जवाब दिया। एक बार वापस इनके लिए तालियां जोरदार वाली हो जाएं। जी हाँ, पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल मेरा सवाल था। NASM आपने बताया, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ये पूरा इस मिसाइल का नाम है। आपको बताना चाहता हूं इसका जो सफल परीक्षण है इसको किया जा चुका है। किसने किया है? इसे DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको विकसित किया है। अप्रैल 2026 में के एंड में हम कह सकते हैं उड़ीसा तट के पास सी किंग हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल का पहला सफल साल्वो यानी एक साथ 2 मिसाइल को हिट किया गया, परीक्षण किया जा चुका है। इस मिसाइल हेलीकॉप्टर से जब लॉन्च किया गया तो इसका जो बेसिकली टारगेट है वो क्या है कि दुश्मन के जो युद्धपोत होते हैं उसको निशाना बनाया जा सके। आपको बताना चाहता हूँ इसकी खासियत क्या है कि समुद्र की सतह से बेहद करीब उड़ते हुए रडार से बच सकते हैं। आजकल बहुत सारे एडवांस रडार हो गए हैं, तो उसको देखते हुए कि रडार में ना आए और अपना जो टारगेट है उसको हिट करे, इसको देखते हुए बनाई गई है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी और जैसे मैंने बताया था आत्मनिर्भर भारत जो ये अभियान है इसको बल भी मिलेगा, मिल चुका है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। अच्छा, भारत की बात करें तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि हम एक ग्लोबल लीडर की तरह उभरते हुए आ रहे हैं। फिर हम अगर फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें, वासुदेव कुटुंबकम का जो मैसेज है उसकी बात करें, बहुत सारे फोरम्स में एज ए लीडर भी हम कहीं ना कहीं नॉमिनेट होते हैं, हमारे पास में प्रेसिडेंशियल पावर्स भी आती हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वो नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि भारत से आज हर कोई समझौता करना चाह रहा है, एग्रीमेंट्स करना चाह रहा है, देख पा रहा है वो कि भारत में पोटेंशियल है। यंगस्टर्स 65% अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है, तो यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है। सवाल ध्यान से सुनिएगा, मेरा इसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि अप्रैल 2026 यानी अप्रैल 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आपको मुझे उस समझौते का नाम बताना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक समझौता हुआ, कब हुआ? अप्रैल 2026 में। आपको मुझे उस समझौते का नाम बताना है। वो समझौता क्या था, किस बारे में था, वो आपको मुझे बताना है। इस साइड में नहीं आया हूँ, इस साइड आ जाता हूँ। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ जी। हाँ मेरे से? हाँ आप ही से खड़े हो जाइए, एकदम शॉक्ड हो गया। हाँ, व्यापक मुक्त व्यापार समझौता। व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, इंग्लिश में आपको पता है क्या कहते हैं इसे? आंसर सही है आपका, बट पूछ रहा हूँ मैं। कंप्रेसिव FTA। कॉम्प्रिहेंसिव FTA। नाम बताइए अपना। यश राज वर्मा। यश राज, बड़ा बॉलीवुड नाम है। तालियां प्लीज एक बार इनके लिए जोरदार वाली हो जाए। हिंदी में सही जवाब दिया था, इंग्लिश में थोड़ा सा भटक गए थे, कोई बात नहीं, हमने सही कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव FTA इसको कहा गया है, या फिर व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, जो कि हुआ है इंडिया एंड
न्यूजीलैंड के बीच में। किस लिए हुआ है ये? जिससे कि उनके जो दो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में व्यापार बढ़े, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े और आर्थिक सहयोग एक दूसरे देश को दिया जा सके। आपको बताना चाहता हूँ इस समझौते में कृषि हुआ, डेयरी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इन सब के बारे में बात हुई है। विशेषज्ञों का यानी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार यानी जो बिजनेस है उसकी अपॉर्चुनिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और एफटी के तहत कई वस्तुओं पर लगने वाली सीमा शुल्क जो है, जो हम टैक्स देते हैं या सीमा शुल्क देते हैं, उसको या तो कम किया जाएगा या फिर इस अग्रीमेंट के हिसाब से खत्म किया जाएगा। प्लीज़ एक बार तालियां जोरदार वाली होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम नेचर की बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको एक ही जगह पे, एक ही देश के अंदर रेगिस्तान भी मिलता है, पानी भी मिलता है, पहाड़ भी मिलता है। बहुत कम ऐसे देश होते हैं जहां पर सब मिक्सचर होता है। अगर आप रेनबो देखना चाहें वो भी आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा, बर्फबारी आप देखना चाहें वो भी आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगी। तो बहुत कम देश हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट बहुत कम देश हैं जहां पर सब कुछ होता है। और तो नेचर को लेकर के इंडियंस भी बहुत अलर्ट रहते हैं और इन जनरल पक्षी या पशुओं की हम बात करें तो इंडिया उनके लिए वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन होती है। मेरा सवाल कुछ लगभग इससे जुड़ा हुआ आ रहा है। सवाल ध्यान से सुनिएगा। आपको मुझे ये बताना है कि अप्रैल 2026 यानी अप्रैल 2026 में किस भारतीय स्थल को 99वां रामसर साइट घोषित किया गया है? आपको मुझे उस साइट का नाम बताना है। जी हाँ, 99 किस को घोषित किया गया है? इस साइड में पीछे नहीं है। अब जगह आप, मैं दोबारा आता हूँ, पीछे से पहले ले लेता हूँ जी। हाँ बोल दीजिए, कोई बात नहीं। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। थोड़ा तेज बोलिए। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। नाम बताइए अपना। पायल चौधरी। पायल, सही जवाब है इनका। सही जवाब है, सही जवाब है। ताले हो जाए। ये नर्वसनेस थी या कॉन्फिडेंस कम था इस आंसर पे? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सर मैं नहीं बताना चाहती। पुरस्कार मिल गया, मेरा काम हो गया। एक बार ताले बजा दीजिए। थोड़ा नर्वस थी आंसर देते हुए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, शेखा झील पक्षी अभयारण्य, ये इस स्थान का नाम है। आपको बताना चाहता हूँ शेखा झील बर्ड सेंचुरी के नाम से इसको जाना जाता है। भारत का 99वां रामसर स्थल इसे घोषित किया गया। आपको बताना चाहता हूँ यह यूपी का 12वां रामसर स्थल है और एक महत्वपूर्ण ताज़ा पानी की आर्द्र भूमि भी है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले फरवरी यानी 2026 अगर मैं वर्ष की बात करूँ तो फरवरी में पटना पक्षी, ये जो सेंचुरी है यूपी के अंदर, और छारी ये गुजरात के अंदर है, इसको भी शामिल किया गया था। तो भारत में देखिए कितनी सारी सेंचुरी है जिसको इसमें शामिल किया जा रहा है। एक बार तालियां जोरों से बजा दीजिए प्लीज। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। विराम के बाद में आप सभी का वापस से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। ये जो सवाल है ये गौरवान्वित करने वाला है। ये जो सवाल का टॉपिक है गौरवान्वित करने वाला है। हम सब भारतीय एक बात पे तो जरूर एक मत भी होते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। वो किस बात पे? जब हम बात करते हैं अपने सेना और उसके अदम्य साहस की। कोई इस बात से डिसएग्री करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं आज अगर हम चैन की नींद सोते हैं
उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, यहाँ पर प्रश्नोत्तरी को एंजॉय करते हैं, उसका जो मेन कारण है वो ये है कि 365 दिन 24/7 हमारी जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं की बात करूंगा मैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और भी जितने जो हमारी रिजर्व फोर्सेज हैं, उनकी मेहनत 24 आवर्स जो वो काम करते हैं हमारे लिए। एक बार सेना के लिए तालियां हो जाए, फिर मैं सवाल पे आता हूं। जोरदार वाली रुचि सेना के लिए तालियां। तो अदम्य साहस की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक अदम्य साहस अभी अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करूं तो उसमें भी देखा गया था, और वो देखा गया था, एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। कितने लोगों ने इस ऑपरेशन के बारे में सुना है, जानते हैं? हाथ खड़ा करें और गर्व से खड़ा करें, हमने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। दुश्मन को पता लग गया कि भारत से आप टकराते हैं तो क्या होता है। मेरा सवाल इसी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ आ रहा है, ध्यान से सवाल को सुनिएगा। आपको मुझे ये बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, इस ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, फर्स्ट एनिवर्सरी वर्ष 2026 में कब मनाई गई? आपको मुझे डेट बतानी है और ईयर भी बता दीजिए। वैसे तो मैं हिंट दे चुका हूं, बट ईयर भी बता दीजिए। फर्स्ट एनिवर्सरी, पहली वर्षगांठ ऑपरेशन सिंदूर की कब मनाई गई? आपको मुझे डेट बताना है, ईयर बताना है। हाँ हाँ हाँ, मेरे को आगे मैंने इधर से भी नहीं लिया है ना। चलो मैं इनसे पूछ लेता, इधर से भी नहीं लिया है, इधर से पूछ लेता हूँ मैं। आप बता दीजिए। आपने हाथ खड़े नहीं किया? अच्छा आप बता दीजिए। बोले मैं, हाँ बताइए। 7 मई 2026। 7 मई 2026। नाम बताइए अपना। प्रवीण वर्मा। प्रवीण, सही जवाब है इनका? सर तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार वाली। आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल सही जवाब है ये। 7 मई 2026 फर्स्ट वर्षगांठ बनाई गई इसकी 2026 में। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत नीति और सैन्य क्षमता का प्रतीक भी माना जाता है। एक बार तालियां प्लीज इसके लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी भारत कहीं कम नहीं है। फिर आप गोल्ड मेडल की बात करें, सिल्वर मेडल की बात करें, या फिर क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है? ये देखिए आप, क्रिकेट की बात करें, आप बहुत सारे ओलंपिक्स में भी बहुत सारे गेम्स हैं, उसमें हम लोग मेडल्स जीतते रहते हैं। अब मेरा जो सवाल आ रहा है वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ही आ रहा है। सवाल को आपको ध्यान से सुनना है। आपको मुझे ये बताना है कि भारतीय महिला रिकर्व टीम ने 2026 आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में किस टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता? तो मैं आपको पदक भी बता चुका हूं, टीम भी बता चुका हूं, आपको बस मुझे बताना है कौन सी टीम अगेंस्ट में थी जिसको हरा करके स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किया। टीम बता दीजिए मेरे को, मैं आपको ये अवार्ड दे दूंगा। यहां नहीं आया हूं ना मैं, आपके पास आया हूं जी। चीन। नाम बताइए अपना। रोहित कुमार गीला। रोहित जी, सही जवाब है इनका? तो ताले बजा दीजिए रोहित जी के लिए जोरदार वाली। बिल्कुल सही जवाब है आपका, चीन इज द राइट आंसर। आपको बताना चाहता हूं भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 2026 के शंघाई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मेजबान, जो मेजबानी कर रही थी टीम यानी चीन की टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इसमें से मैं कुछ के नाम ले रहा हूँ। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम इनमें शामिल थीं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और शूट आउट या शूट ऑफ जिसे हम कहते हैं तक पहुंचा, जहां भारत ने जो स्कोर था वो था 5-4। तो बहुत क्लोज मैच आप कह सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि बहुत एक्साइटिंग मैच था, क्लोज मैच था, 5-4 से ये जीत दर्ज करी। मतलब 5 पॉइंट्स भारत के थे और 4 पॉइंट्स किसके थे? चीन के थे। तो हमने चीन को हरा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तालियां प्लीज एक बार जोरदार वाली होनी चाहिए। अब हम स्पोर्ट्स की बात करें या अपने एक्टिव वेलबींग की, फिटनेस की बात करें, आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है। इनफैक्ट अगर हम रीसेंट पास में देखें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सबसे एक आग्रह किया है कि आपको वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करना चाहिए। तो वर्क फ्रॉम होम हम अगर करते हैं या बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जहाँ हमें बैठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर आप रेगुलरली खड़े रहते हैं, तो पेन बॉडी में होता है। तो वो पेन ना हो, कैसे हम अपना ख्याल रखें, ये बात मैं नहीं, मैं किसी एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर पूनम जाखड़ के लिए, और उनसे हम जानेंगे इसके बारे में। प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाएं।
डॉक्टर पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। थैंक यू सर। ये जो मैंने बताया, जैसे हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, और आजकल ये यंगस्टर्स में भी होने लगा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्डरली लोगों में देखा गया है। हाँ जी। तो ये पेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें कि ये मैनेज रहे और पेन ना हो? सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द जी। अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकेंड थिंग इज़, जब भी हम लोग पेन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ओल्ड एज, जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं उनमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, बट नाउ इट इज़ यंगस्टर्स आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द पेन। जी। वाई दिस प्रॉब्लम इज़ अराइजिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हम लोगों के पास आते हैं जो भी क्लासेस में 6 आवर्स बैठे रहते हैं, 7 आवर्स बैठे रहते हैं। तो 7 आवर्स तक बैठे रहने की वजह से दे आर ऑल्सो कंप्लेनिंग रिगार्डिंग द पेन कि उनको बैक एक होने लग गया है। कॉर्पोरेट बिजनेसेस में जो भी लोग हैं उनको नेक पेन, स्टिफनेस और ये सब हो रहे हैं। वाई दिस इज़ हैपनिंग? बिकॉज हम लोगों का पोस्चर ठीक नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ओबीज पीपल हैं, दे आर बेसिकली कंप्लेनिंग रिगार्डिंग नी पेन। द फीमेल्स हु आर वेयरिंग हील्स, दे आर कंप्लेनिंग रिगार्डिंग heel pain. So why this is arising? The problem is कि ergonomics. Now what is ergonomics is? Ergonomic is basically हम लोगों के काम में जो हम लोग equipments यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, equipments यूज़ कर रहे हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग ऐसे ढालना कि हमें पेन कम हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक 90-90-90 का रूल है। द रूल इज़ कि हम लोग बैठे हैं तो हम लोगों की हिप जॉइंट है, दैट शुड बी ऑन 90 डिग्रीज, योर नी जॉइंट शुड बी इन 90 एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट। बहुत सारे लोग क्लासेस में या फिर कॉर्पोरेट बिजनेस में जो भी वर्क करते हैं वो स्लाउच्ड पोस्चर में बैठते हैं, देयर पोस्चर इज़ नॉट करेक्ट, which eventually leads to the pain. जी। Fine. And the next thing is हम लोगों के डिपार्टमेंट में as I am an assistant professor, तो हम लोगों के डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, they are working on the computers, laptops. True. तो what we have a rule for this as well. That is 20-20-20. What is this? कि अगर हम लोग 20 minutes के लिए स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो टेक अ 20 seconds break, ठीक है। एंड इट शुड बी 20 एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 feet, ठीक है। तो विच विल जो आपकी नेक पेन में आपको हेल्प करेगा, इट विल नॉट लीड टू स्टिफनेस इन योर नेक। थैंक यू सो मच सर। मैम। तालियां प्लीज जोरदार हो जाए मैम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। मैम देखिए, दो चीज़ें हुई जब आप अपना एक्सप्लेन कर रहे थे। एक तो जैसे आपने बताया पोस्चर के बारे में, सब सीधे खड़े हो गए, बैठ गए मतलब, है ना। और जब आपने 20 सेकंड्स का जो गैप की बात करी, सबके चेहरे पे स्माइल थी, हमें एक्सक्यूज मिल गया, 20 सेकंड रिलैक्स करने के लिए हम बोल सकते हैं। पर एक बार तालियां प्लीज जोरदार हो जाए इस बात के लिए, बिल्कुल सही बात है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान से सवाल सुनिएगा। आपको मुझे बताना है कि भारत ने अप्रैल 2026 यानी वर्ष 2026 के अप्रैल मंथ में सार्क देशों का एक समूह है, सार्क मुद्रा स्वैप ढांचे के तहत मालदीव्स, ध्यान से सवाल को सुनिएगा, मालदीव को कितने की करेंसी स्वैप सुविधा की मंजूरी दी है? आपको मुझे बताना है अप्रैल मंथ में कितनी स्वैप करेंसी की मंजूरी दी गई है। आपको मुझे अमाउंट बताना है। जी, कौन मुझे अमाउंट बता सकता है? पीछे से बहुत टाइम से नहीं आया ना मैं, आ जाता हूँ मैं फाइनली। जी 30 अरब। 30 अरब क्या डॉलर? 30 मिलियन डॉलर। 30 मिलियन डॉलर, ठीक है जी। और कोई बताना चाहता है? थोड़ा समझ गए लोग कि ये क्या गड़बड़ हो गई। जो मुझे सही आंसर बताएगा, देखिए मैं उसी को दे पाऊंगा ये। इस साइड से मैं ट्राई कर चुका, इस साइड से ले लेते हैं। हेलो, हाई फाइव। अच्छा आप खड़े हो जाओ। जी जी 20 अरब। 20 अरब क्या? 20 अरब मिलियन डॉलर। 20 अरब मिलियन डॉलर। और कोई बताना चाहता है? सही जवाब, पूरा जवाब बताइए। पीछे से चलिए मैं आपसे ले लेता हूँ। जी 30 अरब रुपए। 30 अरब रुपए। 30,000 रुपए। ठीक है, प्रॉपर आंसर कौन देता था? लास्ट ट्राई। 3,000 रुपए। सर इधर आओ, धमकी दे रही हो? सर इधर आओ। चलो पूछ लेता हूं मैं साइड से, फिर मैं नहीं तो स्टार्ट होऊंगा। लो खड़े होके बताइए। 30 बिलियन इन रुपीज, 3,000 करोड़ लगभग। ओके, नाम बताइए अपना। श्वेता।
श्वेता, सही जवाब है इनका। फाइनली तालियां बजा दीजिए एक बार। भगवान को प्रे करना चाहिए, डेली करना चाहिए, शायद भगवान कभी हमारी बात सुन ले। ये आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्यों बोला है आपके लिए, लेकिन इनका जवाब बिल्कुल सही। एक बार वापस से तालियां इनके लिए जोरदार वाली हो जाएं। फाइनली सही जवाब मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, 30 बिलियन INR यानी इंडियन करेंसी की बात हो रही है, लगभग 3000 करोड़, जैसे आपने बताया, रुपए, डॉलर, यूरो नहीं, रुपए, इंडियन करेंसी में। आपको बताना चाहता हूं, भारत ने पड़ोसी देश मालदीव को आर्थिक सहायता के तहत 30 अरब रुपए की करेंसी स्वैप सुविधा को बढ़ाई है। इसका उद्देश्य मालदीव की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध मजबूत करना है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है। एक बार तालियां प्लीज जोरदार हो जाएं सोच के लिए, पहल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ध्यान से सुनिएगा, भारत से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि 2026 में किस भारतीय शहर को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। शहर का नाम आपको मुझे बताना है। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के तहत किस शहर को चुना गया है, आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं आपको पुरस्कार दे दूंगा। आपसे पूछ लेता हूं जी। धार। क्या धार? शहर का नाम है। शहर का नाम है। आपका नाम क्या है? रोहित कुमावत। रोहित कुमावत, सही जवाब है इनका? सही जवाब है। मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी लेकिन जवाब सही है। हर बार हर कोई कंफ्यूज नहीं होता है, कई लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट पता होता है, पढ़ के आते हैं और बहुत कुछ कॉन्फिडेंस भी होता है, तो कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना होता उसका बिल्कुल सही। अभी आपने देखा एक एग्जाम्पल, धार शहर का नाम है, जैसे कि आपने बताया। सवाल मेरा क्या था कि सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के लिए 2026 में कौन से शहर को चुना गया है। महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से धार शहर को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के में शामिल किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ, इस परियोजना के तहत CCTV नेटवर्क, जो क्लोज सर्किट टीवीज होते हैं, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम और महिला सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य तकनीकी आधारित सुरक्षित शहरी वातावरण को तैयार करना भी है। धार जो कि मध्य प्रदेश में एक शहर है, जो मध्य प्रदेश में आता है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्पोर्ट्स की बात करी थी और स्पोर्ट्स में क्या होता है, इंडिया अपना परचम लहरा रहा है, बहुत सारे मेडल्स हम जीत रहे हैं, बहुत सारे ट्रॉफीज जीत रहे हैं, अवार्ड जीत रहे हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स का जो क्रेज है वो बढ़ता भी जा रहा है। जब क्रेज बढ़ता है तो प्रॉस की हम बात करते हैं, लेकिन छोटा सा कॉन्स भी साथ में आता है। वो क्या है? स्पोर्ट्स में इंजरीज, कैसे अपने आप को हम जब स्पोर्ट्स को प्ले करें तो इंजरीज से मुक्त रखें। इसके लिए भी हमारे बीच में एक्सपर्ट आए हुए हैं जो हमारे से कुछ शेयर करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आशुतोष सिंह। एक बार प्लीज तालियां आशुतोष जी के लिए जोरदार वाली हो जाए। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बड़ी फैन फॉलोइंग है लगता है आपकी, काफ़ी लोग वोटिंग कर रहे हैं। बट स्पोर्ट्स देखिए आज के टाइम पे एक ऐसा पहलू है जहां पर बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स, इवन देखा गया है कि काफ़ी एल्डरली जो पीपल है वो भी उसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसके साथ में इंजरीज जो हो जाती है उससे हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे क्योर करें कि स्पोर्ट्स इंजरीज ना हो? जी धन्यवाद अपलव जी। सबसे पहले मैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है और मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। इसलिए मुझसे सवाल पूछा गया है कि कैसे हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं हमारा देश अभी उतना उस स्थान पे नहीं पहुँचा है जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। क्यों? हमारे पास टैलेंट भी बहुत सारा है, हम लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार खिलाड़ियों को कोई छोटी चोट की वजह से अपने करियर के छोड़ना पड़ जाता है। ऐसी चोटें जिनका इलाज संभव है लेकिन उन पे ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से वो उस खेल को छोड़ देते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज यानी कि वो इंजरीज जो खेल कूद से जुड़ी हुई हैं अपलव जी। तो कई बार क्या होता है कि खिलाड़ी बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो खिलाड़ी आप एज अ खिलाड़ी आप कर सकते हैं जिनको, और इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले वार्म अप और कूल डाउन।
आप जब भी किसी खेल को शुरू करें तो अब्रप्टली उस खेल को शुरू ना करें। सबसे पहले ज़रूरत है आपके शरीर को टेम्परेचर बढ़ाने की, आपकी हार्ट रेट को बढ़ाने की और आपकी मसल्स को एक्टिवेट होने की। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को तैयार करना है उस गेम के लिए, और हर एक गेम का अपना एक वार्म अप प्रोटोकॉल होता है, और एक प्रोटोकॉल किसी सारे गेम के ऊपर वो नहीं हो सकता एक्सेप्ट। दूसरी बात है कूल डाउन। अब मानिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते आप अचानक से ब्रेक लगा दें तो गाड़ी को नुकसान तो पहुंचेगा ही। यही चीज़ आपके शरीर पे भी अप्लाई होती है। आप खेल रहे हैं कि आपका टेम्परेचर बॉडी का बहुत बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट ऊपर है, पूरी बॉडी में एड्रेनलिन रश हो रखा है, और आपने अचानक से उस खेल को रोक दिया तो इससे चोट की संभावनाएं और बढ़ जाती है और बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती। तो जब भी आप खेल को रोकें तो कुछ कूल डाउन की एक्सरसाइजेस जरूर कर लें। एक दूसरी बात जो मैं बहुत बार अपने खिलाड़ियों को समझाता हूं कि लोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि नो पेन नो गेन, अगर हमें शरीर को दर्द नहीं हो रहा है तो हम उस खेल के अंदर अच्छा भी नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका शरीर एक इंडिकेशन देखता है कि आपको कब रुकना है कब नहीं रुकना है। तो जब जितना आप अपने फील्ड के ऊपर मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेहनत आपको रिकवरी पे भी करना चाहिए। रिकवरी कैसे आएगी? डाइट एंड न्यूट्रिशन से आएगी, अच्छी स्लीप से आएगी, और फिर भी अगर आपको रिकवरी नहीं आती तो आप अपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को रीच आउट कर सकते हैं और उनसे कुछ टेक्निक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हैं, कैसे हम मायोफेशियल रिलीज करें, कैसे हम फोम रोलिंग करें और कैसे हम अपनी ऑप्टिमल रिकवरी कर ले। और तीसरी आखिरी बात जिससे मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत सलाह मिलने की वजह से हम क्वैक्स के पास पहुंच जाते हैं। आम तौर पे ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी हैं वो बोन सेटर्स के पास पहुंच जाते हैं और वो अचानक से बोन को झटका देते हैं, जॉइंट्स पे झटका देते हैं और कहते हैं कि हमने आपकी चोट को ठीक कर दिया है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो चीज़ जोर से झटका देना जब आपका शरीर में सूजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, उस चोट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको हमेशा एक प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है और जब भी आपको इंजरी हो तो एक प्रोफेशनल से आपको मदद लेनी है। वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ट हैं आपके लिए, तो आपके नज़दीकी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तालियां पर जोरदार हो जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और जैसे हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ हिंदुस्तान बहुत अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है, तो आपकी ये सजेशंस हैं, आई एम श्योर बहुत लोगों को कारगर साबित होंगे। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हिस्टोरिक मोमेंट्स हमारे आते हैं भारत देश के अंदर भी, और एक हिस्टोरिक मोमेंट अभी 2026 में भी हमने एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं इस सवाल आपसे पूछूं, ध्यान से आप सवाल सुनिएगा, आपको मुझे बताना है वर्ष 2026 में सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं। 2026 में कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं, आपको मुझे उसके बारे में बताना है। वर्ष बताने हैं, कितने साल पूरे हो चुके हैं, और मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। सोमनाथ मंदिर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत इसकी आस्था है। बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं अपने प्रार्थना लेकर के, दर्शन के लिए। कौन बताएगा इसका जवाब? यहीं से हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर आप जाके खड़ा हुआ है। आपसे पूछ लेता हूँ जी, बताइए। 75 ईयर्स, 75 साल। 75 साल क्या बाद सोमनाथ मंदिर गुजरात में रिनोवेट हुआ है। अच्छा, कब हुआ है ये, कौन सा साल में? 2026 में। मैं कोशिश बड़ी करी कंफ्यूज करने की, हुई नहीं। नाम बताइए अपना। राजेश्वरी यादव। राजेश्वरी जी के लिए तालियां प्लीज, जोरदार वाली होनी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 75 ईयर्स, 75 वर्ष 2026 के अंदर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो 75 ईयर्स, 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं 2026 के अंदर। आपको बताना चाहता हूं, सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है स्वतंत्रता के बाद कराया गया था। और कब कराया गया था? 1951, 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ था। यानी प्राण प्रतिष्ठा की हम बात करें तो 75वीं यानी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विशेष 75 रुपए के स्मारक सिक्के को भी जारी किया गया है। आपको बताना चाहता हूं, यह मंदिर भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और पुनर्जागरण का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रतीक माना जाता है। प्लीज एक बार तालियां जोरदार वाली नीचे इसके लिए। चलिए बढ़ते मेरे अगले सवाल की तरफ। बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे आज कार्यक्रम में आए हुए हैं और आप ही से जुड़ा हुआ एक सवाल आ रहा है। हम सब कहीं ना कहीं जब हम पढ़ाई करते हैं या करियर की तरफ सोचते हैं तो एक सवाल ज़रूर आता है कि
थ्योरेटिकल चीज़ बहुत ज़रूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अगर आप हमारे पास होती है तो हमारे लिए एडवांटेज होता है। मार्केट में जब हम जाते हैं, अपने करियर को जब हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है तो ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है उसको, कि हाँ ठीक है, आपको कुछ एक्सपोजर है इंडस्ट्री का। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मुझे बताना है, अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी कि PMIS का विस्तार किन छात्रों को शामिल करके किया गया, मतलब इसमें विस्तार हुआ है, उसमें किन छात्रों को शामिल किया गया, आपको मुझे उनका बताना है। जी, इधर से पूछ चुका हूं मैं, पूछ लेते हैं, वैसी क्या बात है, लो पूछ लेते हैं। बताइए, खड़े होके बताइए। UG एंड PG के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। UG एंड PG का फुल फॉर्म बताइए। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। पता है बिल्कुल, नाम बताइए अपना। अनिल सैनी। उधर देखिए बताइए। अनिल सैनी। अनिल सैनी, जवाब सही है इनका। तालियां बजा दीजिए फिर जोधा वाली। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है अनिल आपका। अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी कि PMIS का विस्तार करते हुए इसमें UG स्नातक या स्नातोत्तर यानी PG के अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया है, छात्र छात्राओं को शामिल किया है। अब 18 से 25 वर्ष की आयु के अंतिम वर्ष के छात्र भी शीर्ष कंपनियों में जो इंटर्नशिप है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कर पाएंगे। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को बड़ी कंपनियों में एक्सपीरियंस दिलाना, यानी उनके लिए उनको आज और आने वाले कल के लिए प्रिपेयर करना है। आपको बताना चाहता हूं, छात्रों को स्टाइपेंड और ट्रेनिंग दोनों मिले, रोजगार बढ़े, रोजगार की क्षमता बढ़े और जो विकसित भारत का जो सपना है उसको हम एक दिन ज़रूर साकार करें। एक बार तालियां जोरदार हो जाएं इसके लिए। अब जो मेरा सवाल आ रहा था करियर से रिलेटेड आ रहा था, और करियर की जब हमें अभी इंटर्नशिप तो ये है जब हम ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट चूज़ कर चुके हैं या फिर हम अब टुवर्ड्स जॉब जा रहे हैं कि अब हमें जॉब या बिजनेस करना है तो हमें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम सब्जेक्ट क्या चूज़ करें। और सब्जेक्ट में भी अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, जो कि आज के टाइम पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है या बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर देखते हैं, उस हेल्थ केयर के एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे एक्सपर्ट से। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर छवि विजय के लिए, जिनको हम यहाँ बुलाने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं। ताली जोरदार हो जाए प्लीज़। डॉक्टर छवि, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका। हेल्थ केयर और इससे जुड़ी हुई एजुकेशन की जब हम बात करें, क्यों ज़रूरी है ये इतना? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी के सभी दर्शकों को मेरा आभार। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगी दूरदर्शन का, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का और आपका अपलव जी, कि मुझे यहाँ आके अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका मिला। थैंक यू मैम। तो जैसे कि हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आजकल इतने सारे हेल्थ केयर फील्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, जैसे कि साइकोलॉजी, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे कि MBBS, ऑफ कोर्स द नीड प्रोफेशन एंड एवरीथिंग एल्स। ये सभी प्रोफेशन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आजकल प्रतिस्पर्धा में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोफेशन को आगे बढ़कर दिखाया जाए, लेकिन हेल्थ केयर में हमेशा टीम वर्क इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रोक का पेशेंट है। स्ट्रोक मतलब आम भाषा में बोला जाए तो लकवा। अगर एक लकवे के पेशेंट को अगर मैं ट्रीट कर रही हूँ या देख रही हूँ तो सिर्फ क्या दवाइयों से उसका इलाज मुमकिन है? मुझे नहीं लगता। एक MBBS डॉक्टर सिर्फ दवाइयों के बारे में बता सकता है, लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसको एक्सरसाइजेस कराने के लिए, फंक्शनल एबिलिटीज़ को वापस रीगेन कराने के लिए। वहीं पे एक साइकोलॉजिस्ट, एक सोशोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी समाज में उस व्यक्ति को वापस से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो ये सारे ही पैरामीटर हेल्थ को अब कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं। इसलिए हर एक प्रोफेशन का, हर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट का अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि वो प्ले करते हैं। तो इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ अप्रोच यही कहती है, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी हेल्थ अप्रोच यही कहती है, जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई है, जिसका ICF मॉडल बताता है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट हैं, चाहे वो नर्स हो या वार्ड बॉय हो,
सभी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, सभी को एज अ टीम वर्क काम करना चाहिए, क्योंकि जी। अंत में हमारा मेन गोल यही है कि पेशेंट परफेक्टली रिकवर करे। धन्यवाद। क्या बात है, तालियां जोरदार हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही बात है, अल्टीमेट गोल की तरफ ही आपका ध्यान रहना चाहिए, और वो ये कि जो भी पेशेंट या जिस भी प्रॉब्लम से कोई सफ़र कर रहा है वो अगर आपके पास आया है तो उसको अल्टीमेट सोल्यूशन मिलना चाहिए। विचार के लिए वापस से तालियां प्लीज़ जोरदार हो जाएं। थैंक यू सो मच मैम। चलिए बढ़ते मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि भारत की पहली ग्रीन मेथनॉल परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? मुझे आप उस राज्य का नाम बता दीजिए, मैं आपको पुरस्कार दे दूंगा। आगे से मैंने लिया ही नहीं है ना, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी। पीछे तो ले लिया, हाँ जी जी जी। गुजरात। गुजरात में की जा रही है, नाम बताइए अपना। ललित प्रजापति। ललित सही जवाब है इनका? फिर भी हाथ खड़ा किया, कुछ और जवाब है आपके पास या जवाब सही है इनका? सही है, कोशिश कर रहे थे, हो सकता है ना, मतलब टाइम टर्न आ जाए। तालियां को जोरदार हो जाए प्लीज। नहीं सही है, ऐसा होना चाहिए ना, थोड़ा कभी हो सकता है कि वापस टर्न आ जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, तो करना चाहिए। लेकिन अभी जवाब पे आते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका गुजरात। भारत की पहली ग्रीन मेथनॉल परियोजना गुजरात राज्य में स्थापित की जा रही है। आपको बताना चाहता हूं, ग्रीन मेथनॉल को भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन कम करता है। यह संयंत्र गुजरात के कच्छ जिले में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में स्थित है। आपको बताना चाहता हूं, यह एक प्रदर्शन परियोजना यानी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 5 टन मेथनॉल का उत्पादन करेगी। इसे थर्मस लिमिटेड, एक एनर्जी क्या कह सकते हैं हम, पुणे बेस्ड एक थर्मस एनर्जी की कंपनी है, उसके द्वारा इसको जो है प्रैक्टिस में लिया जा रहा है। इसका उपयोग करने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन और नेट ज़ीरो, जो लक्ष्य है हमारा नेट ज़ीरो एमिशन का, उसकी दिशा में इसको एक अहम कदम माना जा रहा है। तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार हो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इसे कब प्रदान किया गया था? इस पुरस्कार को प्रधानमंत्री जी को कब प्रदान किया गया था? आप मुझे बता देंगे, मैं आपको ये पुरस्कार दे दूंगा। आप बताइए। फाइनली नंबर आ गया जी। 24 अप्रैल 2022। 24 अप्रैल सही जवाब है? कंफर्म? ईयर भी सही है? नाम बताइए अपना। हर्ष यादव। हर्ष यादव। चलिए, जब सही जवाब है तो बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 24 अप्रैल 2022 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 24 अप्रैल 2022 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला, इनफैक्ट आई वुड से, ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह सम्मान भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ, पुरस्कार समारोह पुणे में आयोजित हुआ था, अगर वर्ष में 2022 की बात करूँ तो, और यह मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि के अवसर पे या पुण्यतिथि के दिवस पे इसको शुरू किया गया था या दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान देशवासियों को समर्पित किया था। तालियां प्लीज एक बार जोरदार होनी चाहिए। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, UEM जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है।
भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। विराम के बाद में आप सभी का वापस से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए। चलिए बढ़ते मेरे अगले सवाल की तरफ। वर्ष 2026 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि सूर्य किरण 2026 आयोजित किया? आपको मुझे सवाल का जवाब देना है। कौन सा देश था जिसके साथ ये किया, और मैं आपको पुरस्कार दे दूंगा। हाँ, अब ऐसे नहीं, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है और कौन मुझे अपने पास बुलाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारेगा। हाँ, ऐसे दोनों। हाँ, आओ सर। किससे पूछूं मैं? इधर से मैंने ले लिया ना, मैंने पीछे से नहीं लिया है। अच्छा, इन्होंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पे हाथ खड़ा किया। मैं आ जाता हूं आपके पास में। जी जी। नेपाल। नेपाल देश के साथ। नाम बताइए अपना। प्रशांत शर्मा। सही जवाब है इनका, नेपाल। तो ताली बजा दीजिए एक बार वाली। जी हाँ, वर्ष 2026 सूर्य किरण 2026 ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत किसके साथ? नेपाल के साथ। बिल्कुल सही आपका जवाब है। भारत ने नेपाल के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2026 आयोजित किया। आपको बताना चाहता हूं, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय यानी द्विपक्षीय इसे कहते हैं, द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर पहाड़े होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, या जंगल वॉरफेयर भी हम इसे कह सकते हैं, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा राहत, कभी ऐसी इमरजेंसी है उसमें राहत प्रदान करने के लिए दोनों देश की सेनाएं के बीच में समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। कभी अगर ज़रूरत पड़े दोनों देश को अगर साथ में ऑपरेट करने की, तो उनका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह का सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में इस नाम से यानी सूर्य किरण 2026 के नाम से किया गया। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। तो ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से सवाल आते जाएं और वहाँ से जवाब मिलते जाएं। आप लोग इतने तैयारी करके आते हैं, स्पेशली अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ या फिर इवन हिस्ट्री की बात करूँ, तो इतना पढ़ करके आना, इतनी तैयारी करके आना बहुत हार्ड काम है, लेकिन फिर भी आप उसे करते हैं। एक बार अपने लिए तालियां जोरदार वाली बजा दीजिए। अपने लिए जोरदार वाली बजाइए तालियां। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हमेशा अच्छा लगता है जब हम इतने यंगस्टर्स को देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अगले कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, वेव्स WAVES इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड करना ना भूलें, जिससे कि आप 24/7 दूरदर्शन के बेहतरीन कंटेंट का लुत्फ उठा सकें। बट आज का कार्यक्रम हम ऐसे समाप्त नहीं करेंगे। आज कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे एक रंगारंग प्रस्तुति के साथ में। अपना और अपनों का ख्याल रखें, देश की प्रगति में हाथ बढ़ाएं और विकसित भारत का सपना जितनी जल्दी हो सके हम उसको पाएं, इसमें अपना 100% दें। तालियां अपने लिए जोरदार वाली बजा दें प्लीज। दिखाओ जी, हर शरारत सब जानू मैं चौधरी, हर सले मन बंगाली में कह लगे मर उड़ में जागी ओ कड़ी दम खाली सौंदर्य पड़ता मन में बाती किसी झुम झुम माथे साजे गोरनो पैरा में आयल बाजनी, चुड़लो चम 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 के हाथा में मेहंदी राचनी। माथे साजे गोरनो पैरा में आयल बाजनी, चुड़लो चम 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 के हाथा में मेहंदी राचनी। ओढ़ की चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा, मारा सार बाजी में तो घूमर रम बाई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रम बाई सा, मारा सार
जयपुरियरी सैर करा दो भरता काली काली गाड़ी में घुमा जो भरतार मन काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता मन जयपुरियरी सैर करा दो भरता काली काली गाड़ी में घुमा जो भरतार मन काली काली गाड़ी में घुमा दो भरता ओ चौड़ा चौड़ा टेरा याली देख मारी था चौड़ा चौड़ा टेरा याली देख मारी थार आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नातन काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नात चौड़ा चौड़ा टेरा याली देख मारी थार आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नातन काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नात एक ताराली चूंदड़ी एक 52 गज को लहंगो जी सस्ते सुमारो काम न चले होनो चाहिए महंगो जी एक ताराली चूंदड़ी एक 52 गज को लहंगो जी सस्ते सुमारो काम न चले होनो चाहिए महंगो जी और सोने वाली चूड़ियां दिला दो मन चा सोने वाली चूड़ियां दिला दो मन चा काली काली गाड़ी में घुमा जो भरतार मन काली काली गाड़ी में घुमा जो भरतार हर चूंदड़ी गए ऊपर तारा चांदी का जड़वा दूं 1.25 लाख लेंगो गोरी थाने में दिलवा दूं हर चूंदड़ी गए ऊपर तारा चांदी का जड़वा दूं 1.25 लाख लेंगो गोरी थाने में दिलवा दूं और केले बोलो बोलो नी सरकार और केले बोलो बोलो नी सरकार आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नातन काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नात मोती वर्गी आख्या के माँ सुरमो जद मैं घालूंगी पैरा के माँ पायल जुत्ती बड़ठन सागे चालूंगी मोती वर्गी आख्या के माँ सुरमो जद मैं घालूंगी पैरा के माँ पायल जुत्ती बड़ठन सागे चालूंगी और घड़वानी है बाड़ी चालो चाला जी बचा घड़वानी है बाड़ी चालो चाला जी बचा काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर एंड कोलकाता।